दिया था। आज थोड़ा सा टफ लगता है बच्चों को। पेज 31 पे आ जाओ। गुप्त काल और गुप्तोत्तर काल है कुछ नहीं, बहुत आसान है, क्योंकि पेपर में ना हिस्ट्री के क्वेश्चंस भी उठा के दे रहे हैं लोग। सारे ही टॉपिक आ रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि नहीं आ रहा। मिट्टी भी आ रही है, वो भी करवानी है। चलो आज हम इतिहास की तरफ वापस चलते हैं। क्या है इस टॉपिक का नाम? गुप्त काल और अच्छा गुप्तोत्तर काल। अब इसको पहले समझेंगे फिर इसमें आगे बढ़ेंगे। सब लोग किताब छोड़ के बस 10 मिनट अगर सुन लोगे तो चैप्टर बहुत ही आसान, वरना बहुत टफ दिखेगा। गुप्त काल इंडिया में बेस्ट काल था। अगर प्राचीन काल की बात करूं, ये वो काल था जब आपने नाम सुने हैं चंद्रगुप्त, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त सेकंड, सुने हैं ये, कुमार गुप्त, है ना, बहुत सारे नाम। इस टाइम के सारे राजा इंडिया में बेस्ट टाइम देख गए। पहली बात तो ये कि ये कोई राजा परिवार नहीं था, ये सामंत थे। जो ये पुराने टाइम में कनिष्क वगैरह थे ना, इनके सामंत थे। लेकिन सामंती से ऊपर उठ के इनके जो दादा परदादा कोई थे, उन्होंने कहा मैं इस एरिया का राजा हूँ। उसको लगा देखता हूँ कुछ साल अगर कोई आएगा अटैक करने तो मैं कह दूंगा मैं मुझसे गलती हो गई, नहीं तो मैं राजपाट स्टार्ट करूंगा। 40 साल तक पहले जो इनका पहला आदमी था उसने राज किया, श्रीगुप्त। फिर अगले 40 साल उनका बेटा घटोत्कच। 80 साल तक अगर कोई नहीं आया तो अब कौन आएगा, मर गए होंगे पुराने वाले। इसके बाद जो इनका बेटा हुआ उसने कहा मैं महाराजा धीराज हूँ, यानी मैं राजाओं का भी राजा हूँ, और उसने स्टार्ट कर दिया एक बहुत बढ़िया काल जिसको आप कहते हैं गुप्त काल। स्टार्टिंग तो श्रीगुप्त ने की, लेकिन एक स्ट्रॉन्ग अपनी आइडेंटिटी चंद्रगुप्त ने बनाई। और चंद्रगुप्त के बाद समुद्रगुप्त ने, चंद्रगुप्त ने ज्यादा बड़ा एरिया नहीं कवर किया, समुद्रगुप्त ने उत्तर भारत के 9 आर्य राजाओं को हराया, दक्षिण भारत के 12, और बहुत सारी टेरिटरी का मालिक बन गया। आप भी उसी टेरिटरी का हिस्सा थे। यानी आपके यहाँ पर किसकी मुद्रा मिलेंगी? क्योंकि इसने भारत के 2 हिस्सों पे अलग अलग राज किया। एक इसने, इसके दादा परदादा ना यहाँ मगध बिहार के आसपास छोटी सी बेल्ट के राजा थे। फिर इसके पिताजी जो थे, जिसके मैं नाम ले रही हूँ समुद्रगुप्त, इसके पिताजी समझदार थे। उन्होंने आसपास में एक राजा की बेटी थी जिसकी बहुत बड़ी टेरिटरी थी और उनका कोई बेटा नहीं था, उससे शादी करके तो एक रिश्तेदारी स्ट्रांग हो गई, एक नाम बढ़ गया। उसका फायदा उनके बेटे को मिला और उसने आसपास के छुटपुट 9 राजाओं को हराकर और इनकी टेरिटरी अपनी, कि भैया ये हिस्सा मेरा, इस हिस्से का मालिक। और दक्षिण भारत के छुटपुट 12 हराए, लेकिन फिर बोला कि मैं यहाँ राज नहीं करूंगा, टैक्स बांध लेना, भाई मेरा टैक्स नहीं पहुंचाया तो अटैक करूंगा। यानी 12 दक्षिण के राजा हरा दिए और 9 उत्तर के। तो उस टाइम पे इतनी बड़ी बेल्ट किसी राजा के पास नहीं थी। उससे पहले कभी मौर्यों ने राज किया था, जिसमें चंद्रगुप्त मौर्य था, फिर उसका बेटा बिंदुसार था, फिर अशोक, बाकी नहीं थे। लेकिन अब इन्होंने दोबारा राजपाट छेड़ा और इसमें आपके इलाके तक कौन पहुंच गया? इसलिए हरियाणा में किसके सिक्के मिलेंगे और इसलिए पेपर में आता है। इस समुद्रगुप्त के बाद एक और बड़ा इसका जो बेटा था जिसका नाम था चंद्रगुप्त सेकंड, अपने दादा के नाम पे इसने बहुत विकास किया। और इसके टाइम में बहुत बड़े बड़े इंटेलिजेंट साइंटिस्ट, मैथमेटिशियन इसके दरबार में थे। और इसके दरबार में एक आदमी घूमने भी आया जिसका नाम था फाहियान। लेकिन फाहियान जो चीन से आया बौद्ध धर्म से जुड़ी यात्रा करने कि कहाँ महात्मा बुद्ध जन्मे, क्या किताब कहाँ क्या है, इसने अपनी किताब में हमारी बहुत बड़ाई की और लिखा ये ब्राह्मणों का देश है, यहाँ लोग जो है बहुत अच्छे तरीके से रहते हैं, कुछ गड़बड़ नहीं है। लेकिन कहीं भी इसने हमारे इस राजा का नाम नहीं लिया। चंद्रगुप्त सेकंड का नाम इसने अपनी किताब में नहीं लिया, जिससे हमें लगता है कि पता नहीं क्या गड़बड़ थी कि राजा का नाम नहीं लिया या वैसे ही भूल गया। खैर, चंद्रगुप्त सेकंड से जुड़ी चीजें उतनी नहीं है जितनी आपके यहाँ किसकी मिली। हाँ, प्रभाव सबका रहा। और इसी दौर में आगे चलते चलते फिर ये कुछ सालों बाद, जैसे हर चीज का अंत होता है, इनका भी पतन हुआ लगभग 300 साल बाद। और 510 ईस्वी में पहली बार महिलाओं के सती होने के प्रमाण, तो सती प्रथा का पहला साक्ष्य कब मिला? 510 में, लिखित में। किसका काल था ये? गुप्त काल। और इस दौर में तुम्हारे ऊपर विदेशी आक्रमणकारी, जिनमें हूण प्रमुख थे, ये भी आने लग गए। पहले भी आते थे लेकिन इन्होंने भगा दिए थे, कुमार गुप्त वगैरह ने। अब हमारे यहाँ धीरे धीरे देखो, याद करो, 606 में एक काल आएगा। कौन राजा बनेगा? हर्षवर्धन।
इसका मतलब इसके पूर्वजों ने अपने पैर जमाने तभी शुरू करने की कोशिश की होगी ना। तो इसका मतलब इसके बाद जब ये गुप्त खत्म हुए, हरियाणा के आसपास का सारा इलाका खाली था, पूरी बेल्ट, क्योंकि गुप्त तो मर गए। तो धीरे धीरे यहाँ पर कुछ वंश पैदा हुए, जिनमें एक था मौखरी वंश, एक था अपने यहाँ जो आगे आएगा वर्धन वंश, जिसका सबसे पहला आदमी था पुष्यभूति, इसलिए वर्धन वंश का ही नाम क्या है, पुष्यभूति। इसी में मैत्रेय थे, इसी में उत्तर गुप्त थे, इसी में मालवा के शासक थे, बंगाल के शासक थे। यानी ये पूरी बेल्ट छुटपुट राजा ये नए नए पैदा हो गए। किस काल के खात्मे के बाद? इसी को कहते हैं गुप्तोत्तर काल। गुप्त काल समझ में आ गया? गुप्तोत्तर काल में आपके यहाँ जो सबसे प्रतापी होगा वो थानेसर को अपनी राजधानी बनाएगा। और आप सब जानते हैं ये किसकी बात हो रही है? पुष्यभूति। पुष्यभूति पहले किसी का प्रधानमंत्री था, राजा मर गया तो इनको लगा कि क्यों ना मैं ही एक इलाके का राजा बन जाऊं, तो खाली जंगल पड़े, कोई कहीं भी राज करो। पुष्यभूति ने अपनी प्रॉपर्टी कह दिया, भैया मैं इस प्रॉपर्टी का राजा हूँ और यहाँ की सारी प्रजा का केयर मैं करूंगा, टैक्स भी मैं ही लूंगा। तो पुष्यभूति के बाद इसका वंश चल पड़ा, जिसको हम कहते हैं पुष्यभूति वंश। इसमें बहुत छुटपुट राजा हुए। फाइनली एक बड़ा राजा हुआ जिसका नाम था प्रभाकर वर्धन। प्रभाकर वर्धन के 3 बच्चे जो मैंने सुनाई भी थी कहानी, राज्यवर्धन, राज्यश्री और हर्षवर्धन। बढ़िया कामकाज चल रहा था, भरा पूरा परिवार था। एक दिन 605 में ये गुजर गए, तब तक ये अपनी बेटी की शादी कर गए मौखरी। अभी मैंने देखो ये लिखा था मौखरी, ये कन्नौज के आसपास यूपी के वंश का नाम था। मैत्रेय भी आसपास, मालवा इनके नीचे एमपी का हिस्सा, और ये उत्तर गुप्त भी यही। सोच लो ये यूपी, हरियाणा, पंजाब और एमपी और बंगाल तक की बेल्ट के हैं जिनके नाम मैंने लिखे हैं। तो प्रभाकर वर्धन का जब बड़ा बेटा राजगद्दी पर बैठा तो उस टाइम पर मौखरी वंश के, जिससे किसकी शादी हुई थी, राज्यश्री, उसका मर्डर कर दिया। तो मौखरी वंश की राजधानी क्या हुआ करती, कन्नौज। यानी कन्नौज किसकी प्रॉपर्टी है, राज्यश्री के हस्बैंड के। तो मर गया तो इसकी प्रॉपर्टी बन गई ना। अब राज्यवर्धन अपनी बहन की प्रॉपर्टी को बचाने के लिए कहां से चल पड़ा, थानेसर। लेकिन इसका बहला फुसला के मर्डर करवा दिया मालवा और बंगाल के राजाओं ने, और इस तरह से प्रभाकर वर्धन की बेटी विधवा हो गई, बड़ा बेटा मारा गया, ये भी मर गया। 16 साल की उम्र में किसके हाथ में आई सारी प्रॉपर्टी, हर्षवर्धन। 606 में ये राजा बना और 16 साल का ये लड़का सबको हराता हुआ पूरी बेल्ट का राजा बन गया। असम तक कहते हैं इसकी चर्चे हुए थे। और इस तरह से उत्तर भारत में मध्यकाल से पहले जो सबसे बड़ा राजा था वो कौन था, हर्षवर्धन। हर्षवर्धन ने 606 से 647 तक राज किया। इसे हम कहते हैं 7वीं शताब्दी का ये राजा था। और इसके टाइम में एक बहुत बड़ा आदमी था जिसका नाम था बाणभट्ट। बाणभट्ट ने इसके ऊपर हर्षचरित लिखी है। हर्षचरित में 8 चैप्टर्स हैं, जिसके ये संस्कृत भाषा में है। 8 चैप्टर्स में से स्टार्टिंग के 3 चैप्टर इसके पूर्वज, इसके वंश, इसके दादा परदादा जितने थे उन सबकी जानकारी। उसके 4, 5, 6, 7, 8 इसमें हर्ष कब ये राजा बना, इसने कैसे मौखरी वंश के अपने अंडर लिया, कैसे मालवा, यानी इसकी दिग्विजय, चारों दिशाओं में जो इसने विजय हासिल की ना, इससे जुड़ी हैं ये सारी 4 से 8वें तक के चैप्टर्स। ये पेपर कल किसी ने क्वेश्चन भेजा था यही, तो इस तरह से ये ना जब पढ़ते हैं तब ध्यान से सुना करो, फिर गलती नहीं होगी। अब उसमें हर्षवर्धन से जुड़े कितने अध्याय हो गए, ये सारे 4 से लेके 8 तक। और स्टार्टिंग के 3 में किसकी जानकारी, इसके पूर्वजों की। बाणभट्ट ने लिखा ये संस्कृत भाषा में। ये खुद भी बहुत बड़े राइटर थे और इन्हें 3 चीजें प्यारी थी, नाग, रत्न, प्रिय, यानी प्रियदर्शिका, रत्नावली, नागानंद, इनकी रचनाएं हैं। कहते हैं 33-34 में इन्होंने अपनी प्रॉपर्टी बढ़ाने के चक्कर में इंडिया के दक्षिण की तरफ पैर जमाने की कोशिश की और वहां नर्मदा नदी के तट पर यहाँ से चालुक्य नरेश अपनी सेना लेके आ गया, जिसका नाम था पुलकेशियन सेकंड। और इसके साथ एक भयानक युद्ध हुआ हर्षवर्धन का, जिसमें ये लड़ा और ये हारा, वापस आया। ये बेइज्जती थी, कहीं नहीं बताया, लेकिन इसने लिखवाया ऐहोल अभिलेख में। और इसकी जानकारी बाद में जो घूमने आया ना एक आदमी जिसका नाम था हुएन सांग, इसने भी दी। तो हुएन सांग ने, जिसने एक किताब लिखी थी CU की, ये इसकी बुक है CU की। पहले फोको की लिखी थी ना पहले वाले ने,
पाहियान ने। इसने सी यू की में लिखा कि भैया ऐसे ऐसे ये प्रतापी राजा था, ये नर्मदा नदी के तट पे गया, लड़ा और ये हार गया। तो हमें दो जगह से पता चला, एक सी यू की बुक से जो हुएन सांग की है, ह से हुएन, ह से हर्षवर्धन। किसके टाइम में आया ये? हर्षवर्धन। पहले वाला कौन सा था वो? पाहियान। वो किसके टाइम में आया था? चंद्रगुप्त सेकंड या विक्रमादित्य, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। ये सारी बातें फटाफट से पढ़ लेते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। कौन सी? कन्नौज बाद में बनी ना, थानेसर पहले थी। हाँ पहली, अगर पूछे पहली राजधानी तो थानेसर। थानेसर कब थी? जब ये हरियाणा तक सीमित थे, फिर जब इसकी बहन के हस्बैंड को मार डाला तो कन्नौज। अगर पूछे लेटर स्टेज में जब बड़ा बना तो कन्नौज रखी इसने, थानेसर नहीं आता, कन्नौज रहा करता था। जैसे किस में था ये? पेपर में था। अब ये पेपर डिपेंड करता है कि वो पूछना क्या चाहता है। अगर पहली कह रहा है तो हमारी। हरियाणा जीके में पूछेगा तो कन्नौज मत टिक करना, हरियाणा जीके से तुम्हारी तरफ इशारा कर रहा है। लेकिन अगर कहे कि प्रतापी राजा बनने के बाद इसने राजधानी या युद्ध लड़ने के बाद, तो फिर ये कन्नौज गया, कन्नौज गया। क्वेश्चन की लैंग्वेज देख लेना, हरियाणा जीके में स्पेशल है तो तुम्हें पूछ रहे हैं। फिर वो फटाफट से पढ़ेंगे 31 पेज पर। गुप्त काल और गुप्तोत्तर। पहला गुप्त काल है, पहला शब्द है प्रयाग प्रशस्ति। अभी मैंने कौन से गुप्त को कहा था? 9 ऊपर जीते 12। हाँ, जैसे ना जीतने के बाद ये राजा पत्थरों पे लिखवाते थे कि हमने ऐसे 9 राजा जीते 12। प्रयाग में, प्रयाग मतलब यूपी, इलाहाबाद, प्रयाग में एक बहुत बड़े पत्थर पे बहुत अच्छी अच्छी बातें लिखवाई गई हैं। इसे कहते हैं प्रयाग प्रशस्ति। प्रशस्ति पत्र होता है पढ़ाई करने वाला। इसको लिखा है एक आदमी ने जिसका नाम था हरिशेन। ये हरिशेन किसका कवि और लेखक था? इस समुद्रगुप्त का। जहां जहां समुद्रगुप्त जाता, जीत के आता, हरिशेन उसके ऊपर लिख देता। तो इस प्रयाग प्रशस्ति में इस पत्थर पे नुकीले किसी औजार से ये सारी बातें लिखी हैं कि कैसे मेरे राजा ने इनको हराया, फिर कहां से टैक्स बांधा, कौन कौन से युद्ध लड़े। तो प्रयाग प्रशस्ति किसकी जीत के ऊपर लिखी गई है? इस पे और भी लोगों ने लिखा है, लेकिन ये मेन आदमी है। ये टिक कर लो। प्रयाग प्रशस्ति में प्रमाणित होता है कि गुप्त शासक समुद्रगुप्त ने यौधेय गणराज्य को गुप्त साम्राज्य में मिला लिया। ये यौधेय कौन थे? युधिष्ठिर। जो ये आपके थे ना पुराने वाले युधिष्ठिर, पांडव भाई, इनके बच्चे भी थे। अर्जुनायन बनेंगे आगे जब पढ़ेंगे। और यौधेय ये, और ये था ना एक का नाम मुझे याद नहीं आ रहा, जो भी इसके अर्जुन के वंशज में था। ये सब हरियाणा पे राज करेंगे छोटे छोटे एरिया में, लेकिन इनके ऊपर ज्यादा ताकतवर आदमी कौन से वंश का आएगा? गुप्त का। फिर वो ये सब गायब कर देगा। तो अगला है गुप्त साम्राज्य में शामिल कर लिया। पूछेंगे किसने हरियाणा को गुप्तों में शामिल किया? तो जिसने 9 जीते। कौन था वो? तुम्हें कैसे पता? ये प्रयाग प्रशस्ति में लिखा है कि हरियाणा को इसने जीत लिया। तो ये पूछे तो टिक मार्क कर देना कि समुद्रगुप्त से की जानकारी जो हरिशेन ने लिखी उससे पता चला हमें। पुष्यभूति काल पे आ जाओ। 6ठी शताब्दी में पुष्यभूति नामक सेनापति था। इसने थानेसर में एक स्वतंत्र राज्य की स्थापना की, बाद में वर्धन साम्राज्य के नाम से प्रसिद्ध हुआ। थानेसर में ही कर्ण के किले के अवशेष प्राप्त हुए हैं। बस पढ़ लो नाम। नरवर्धन, राज्यवर्धन फर्स्ट, आदित्यवर्धन, प्रभाकर वर्धन, राज्यवर्धन सेकंड और हर्षवर्धन। इनमें से 3 के बड़े नाम है, प्रभाकर वर्धन, राज्यवर्धन सेकंड और हर्षवर्धन। ये पुष्यभूति वंश के 6 शासकों के प्रमाण मिले हैं। थे और भी, लेकिन जिनके सिक्के मिल गए, जिनकी कोई चीजें मिल गई। ऐसे कितने राजा हुए? 6, वरना इनका बहुत बड़ा फैमिली ट्री था। हर्षवर्धन ने हूणों और गौड़ शासक शशांक को पराजित किया। हूण विदेशी थे और गौड़ तुम्हारे यहाँ बंगाल के आसपास थे, ब्राह्मण बंगाल के आसपास। हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद हरियाणा में यदु और कुरु वंश का उदय हुआ। यदुवंशी, फिर ये यादव जो आगे जाके दोबारा आएंगे, और कुरु। गुप्त वंश के पतन के बाद, गुप्त वंश का पतन कब हुआ? वो सती प्रथा के बाद, यानी 6ठी शताब्दी में, 6ठी शताब्दी के आसपास पतन हुआ। जिन नए राजवंशों का उद्भव हुआ उनमें मैत्रक, अंडरलाइन कर लो, मैत्रक, मोखरी, ये यूपी के थाने, ये वाले कन्नौज वाले, पुष्यभूति तुम्हारे यहाँ, परवर्ती गुप्त एमपी के आसपास, गौड़ बंगाल के आसपास, ये परवर्ती मुगल मालवा एमपी के हिस्से में थे। इन राजवंशों में पुष्यभूति वंश के शासकों ने सबसे विशाल साम्राज्य स्थापित किया। ये विशाल कब बना? जब कौन राजा बना? हर्षवर्धन। ये तो पहले बराबरी पर ही थे सारे। नेक्स्ट चेक करना। पुष्यभूति वंश का संस्थापक पुष्यभूति था, राजधानी थानेश्वर थी। तो अगर इसको फोकस करके कहें कि पुष्यभूति वंश की राजधानी क्या थी, बाद में वो तो कन्नौज वाला मरता है तब ये वहां जाता है। हरियाणा प्रांत के कुरुक्षेत्र जिले में वर्तमान थानेसर नामक स्थान था।
प्रभाकर वर्धन टिक कर लो। इस वंश की स्वतंत्रता का वास्तविक संस्थापक पुराने वालों के प्रमाण मिले हैं टोटल आज तक 6 के, जिनमें से 3 तो ये बाप बेटे हो गए, भाई 2 बेटे एक इसके वजह से 3 पुराने, लेकिन कहें वास्तविक किसने स्थापना की तो, और अगर ये मौखरी वालों के साथ रिश्तेदारी ना बनाता तो कन्नौज पे कैसे इनका अधिकार होता? भाई ये किस हक से लड़े कि हमारी प्रॉपर्टी हमारी बेटी की? ये टिक कर लो। प्रभाकर वर्धन वास्तविक संस्थापक था और पहला प्रभावशाली शासक भी, पढ़ेंगे बस, जिसने परम भट्टारक और महाराजाधिराज ऐसी उपाधियां धारण की। अगला पॉइंट काम का है। 605 में राज्यवर्धन की मृत्यु। कौन राज्यवर्धन? प्रभाकर वर्धन का बेटा। ये 606 में मरा है, 5 में इसके पिताजी गए थे, यहाँ 606 कर लो। 606 में हर्षवर्धन 16 वर्ष की अवस्था में थानेसर की गद्दी पर बैठा। तो तुम इससे इसकी लाइफ का भी आइडिया लगा लो कि कब पैदा हुआ होगा ये। 590 में इसका बर्थ है। हर्ष को शिलादित्य भी कहते हैं। शिलादित्य, शिला मतलब चट्टान, और इसने परम भट्टारक की उपाधि धारण की। इसके पिताजी ने भी तो, प्रभाकर वर्धन क्या, महाराजाधिराज परम भट्टारक, तो इसने भी। हर्ष ने शशांक को हराया। शशांक कौन था? गौड़ नरेश था, इसने इसके भाई को मरवाया था। गौड़ नरेश लिख लो यहाँ, गौड़ नरेश, बंगाल की तरफ था ये शशांक। और कन्नौज पर अधिकार कर लिया। कन्नौज किसकी प्रॉपर्टी थी? इसकी बहन की। इसकी बहन के हस्बैंड को मार के तो फिर वो भगा दिया था ना। कन्नौज पर